Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. So this is a video on daily topic-wise news analysis. Basically, we'll be covering the news from the Hindu as well as from the Indian Express. तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको टॉपिक वाइज कैसे रिलेट करके उस न्यूज़ को समझ सकते हैं ताकि कम्प्रिहेंसिव कवरेज हो आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के लिए. तो चलिए आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं. And before I begin, I would like to tell you that we are organizing a mega webinar. So the speaker for this mega webinar is Jubin Mohan Patra. He's an IPS officer 2018 batch. And theme for the discussion is how to clear the civil services examination and how to prepare for this examination with your job, right? So do participate this for 17th of May on 6 p.m. to 7 p.m. And you can, for more details, you can log into our website where complete details are there, right? Now, coming to the today's topics that we'll be discussing, the important topics for the news. So the first is new law for the contract farming. The second is national eligibility cum entrance test, also known as NEET. Aviation sector crisis. What are the aviation sector problem after the COVID-19? And behavior change during the pandemic. How should the behavior change coming so that we can make ourselves fit into the crisis and the pandemic. And देयर वुड बी अ मेंस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन. तो कल के जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके सवाल के आंसर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में. एंड देयर वुड बी अ मेंस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. तो इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे एक मेंस के क्वेश्चन भी होंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. न्यू लॉ फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. बेसिकली अगर आप बात करें इस न्यूज़ की, इस टॉपिक की, तो न्यूज़ जो आज आपको मिल सकती है वो आज के हिंदू के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में मिलेगी. सो सेंटर ने एग्री मार्केट रिफॉर्म के लिए कुछ कुछ चीज़ें डिसीजन ली है. तो डिटेल में समझते हैं उसको. ये थर्ड स्टिमुलस पैकेज है जिसमें अभी प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली जो 12 लाख करोड़ रुपीस की जो स्टिमुलस पैकेज दी है उसमें निर्मला सीतारमन ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका थर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस और थर्ड स्टिमुलस पैकेजेस हैं जिन्होंने वो अनाउंस किया. और उसमें परमिट की गई है, सेंट्रल लॉ बनाई गई है जो परमिट करती है बैरियर फ्री इंटरस्टेट ट्रेड को फॉर द फार्म कमोडिटी, बेसिकली फॉर फार्मर्स. और ये इंश्योर करेगी कि एक लीगल फ्रेमवर्क है टू फैसिलिटेट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. राइट, मैं आपको आगे बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या. आप उससे पहले एक बार ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझ लें. जो थर्ड ट्रांचेस हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे 1.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने की बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए. उसमें बेसिकली फिश वर्क्स होंगे, लाइफ स्टॉक्स होंगे, फार्मर बेसिकली वेजिटेबल्स ग्रोवर, बीट कीपर्स, जो हनी उत्पादन है, जो हमारा वहाँ पे जो उद्योग है उसको ध्यान में रखते हुए, एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज. फाइन. So the entire aim for this that center want to deregulate the types of cell in the agriculture produce. तो कुछ important produce मैं आपको बता दूँ. इसमें cereals हैं, edible oil है, ठीक है, oil seeds हैं, pulses हैं, onion and potatoes. So government would be amending the Essential Commodities Act. ओके, सो इससे फ़ायदा ये होगा कि सेंट्रल विल डीरेगुलेटेड. ठीक है, तो जो 6 टाइप ऑफ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनको डीरेगुलेट किया जाएगा. नाउ जो सेंट्रल लॉ बनाई गई है दैट एम्स टू, द एंटायर एम इज टू अलाउ फार्मर to sell the produce at attractive prices and earn more and more margin and profits, right? And this would facilitate the interstate trade and e-trading, right? अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है. क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चीज़ें क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो कि दो लोगों के बीच में की जाती है. एक एग्रीमेंट है जहाँ पे बायर एंड फार्मर इज एग्रीड दैट दे विल प्रोड्यूस समथिंग एंड द एंड प्रोडक्ट वुड बी अगेन गिवन टू द बायर. ठीक है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि आप मेरे लिए दिस मच अमाउंट यू नीड टू फार्म एंड आई आफ्टर द थिंग्स इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड आई एम गोइंग टू परचेज इट. राइट, सो ये प्रोसेस में बेसिकली फार्मर एग्री करता है कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट क्वांटिटीज़ को वो प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, एंड मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द डिलीवरी शेड्यूल सेट बाय द परचेजर. तो परचेज को जितनी डिमांड है उस हिसाब से उसको प्रोड्यूस किया जाता है. राइट, तो बिफोर हैंड कॉन्ट्रैक्ट होती है यहाँ पे फार्मिंग के लिए. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है फार्मर और बायर के बीच में. राइट, सो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फार्मर एंड अ बायर. फाइन. नाउ एक ग्लिम्स में रिविजन के तौर पे मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं. ये इमेज आपको आज के द हिंदू में भी मिल जाएगी. तो बेसिकली जो फंड है दैट इज वर्थ ऑफ 1 लाख करोड़ दैट वुड बी गिवन टू एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव एंड फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, स्टार्टअप्स को, ताकि बूस्ट कर सके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को. फिर स्पेशली 10,000 करोड़ दी गई है टू फॉर्मलाइज फूड, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस जो क्लस्टर्स बेस पे काम कर रहे हैं उनके लिए.
नाउ गवर्नमेंट ने फिर 20,000 करोड़ रुपीस दिए हैं फिशमैन के लिए, जो मत्स्य संपदा योजना है। बेसिकली गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा फोकस है इस पर, ताकि जो फिशरी प्रोडक्शन है वो इंडिपेंडेंट हो सके इंडिया में और लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, राइट। सो अब जो फिश प्रोडक्शन है हमारी वो ऑलमोस्ट 70 लाख टन के आसपास है। 13,000 करोड़ रुपीस स्पेशली डेडिकेट की गई है टू अचीव 100% वैक्सीनेशन फॉर कैटल, बफेलोज, शिप्स, गोट्स एंड पिग्स के लिए। बिकॉज दिस वुड, अगर ये बेसिकली जो हमारे कैटल्स हैं इनको भी नहीं अगर सही से बचाया जाए तो देयर विल बी ग्रेट लॉस टू द फार्म पीपल। देखिए वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ बेसिकली अगर बात करें 15,000 करोड़ रुपीस टू बूस्ट द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए एंड 4,000 करोड़ टू प्रमोट द एडिशनल हर्बल कल्टीवेशन। बिकॉज आपको पता होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अगेन टेकिंग अ बूस्ट इन इंडिया। सिक्किम है या नॉर्थ ईस्ट के और सारे स्टेट्स है, केरला है, ये सारे स्टेट ग्रीन फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड 500 करोड़ इज स्पेशली गिवन टू अ डेडिकेटेड बी कीपिंग इनिशिएटिव्स, राइट। अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के जो मैंने आपको बताया उसमें डीरेगुलेट की गई है 6 चीज़ों को, शेरल, एडिबल ऑयल, सीड्स, पल्सेस, ऑयल एंड पोटैटो। सो दिस इज अ रिविजन, दिस इज अ वेरी गुड पिक्चर विच यू कैन कीप एंड सेव योर सेल्फ, सो दैट एक रिविजन करने के लिए आपको यहाँ पे अच्छे से मिल सके। नाउ मार्केटिंग रिफॉर्म इज अगेन अंडरटेकिंग टू चॉइस फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस एंड ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, टू गेट अ गुड मार्जिन एंड गुड प्रॉफिट. So this is what all about the contract farming and the recent announcement by the government as a relief package that is given to this particular sector. Now अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे 6 तरह के मॉडल होते हैं: इनफॉर्मल मॉडल, इंटरमीडिएट मॉडल, मल्टी पैटर्न मॉडल, सेंट्रलाइज्ड मॉडल और न्यूक्लियर एस्टिमेट मॉडल, राइट। तो इनफॉर्मल मॉडल सबसे बेसिक मॉडल है। उसके बाद आती है इंटरमीडिएट मॉडल जहाँ पे बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और फॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के बाद बायर उस चीज़ को परचेज करती है, राइट। तो एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर है जहाँ पे एडिक्वेट तरीके से कंट्रोल मेजर देखी जाती है। मल्टी पैड मॉडल में क्या होती है, सेंट्रलाइज है, इट हेल्प टू डेवलप अ सेंट्रलाइज न्यूक्लियर स्टेट मॉडल, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंटल स्टैट्यूटरी बॉडीज है और भी इसमें बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे, जैसे पीएमसी है, ई मार्केट्स है, ये सारे लोगों को इन्वॉल्व करके स्ट्रक्चर को फाइनलाइज किया जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रलाइज मॉडल, यहाँ पे जो बायर की जो इन्वॉल्वमेंट है मे वेरी, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम कंट्रोल आउटपुट प्रोडक्शन तक भी वेरी कर सकती है। ना न्यूक्लियर स्टेट मॉडल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बायर की सोर्सेज है फ्रॉम हिज ओन स्टेट एंड प्लांटेशन इज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स। और जो स्टेट सिस्टम है दैट इवॉल्व सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फॉर द बायर इनटू द लैंड, मशीन, स्टाफ एंड एंगेजमेंट, राइट। सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ मॉडल। अगर इस पे मेंस के कोई सवाल आते हैं तो ये मॉडल आपके लिए जानना जरूरी है, बट मैं समझता हूँ इस पे मेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको अपने आंसर को सप्लीमेंट करना है तो ये पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। Now coming to the objective of the contract farming, ये सबसे ज़रूरी है कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ से आपके प्रीलिम्स के लिए भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इट एम्स टू इंक्रीज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे बढ़ाया जा सके, एंड टू ब्रिंग मार्केट फोर्स इनटू द बेसिकली जो क्रॉप सिलेक्शन है इंडियन फार्मर्स का उसको कैसे किया जा सकता है, राइट। एंड टू जनरेट अ स्टीडी इनकम टू द इंडिविजुअल फार्मर लेवल, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि फार्मर की इनकम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए उसकी तरफ एक कोशिश है। एंड टू प्रमोट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन टू द फार्म प्रोड्यूस, और टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, जो रूरल कम्युनिटीज़ है उसके बीच में जो लैंडलेस लेबर्स है उसमें एक एम्प्लॉयमेंट भी प्रोड्यूस होती है, राइट। एंड टू रिड्यूस द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। आपने जैसे देखा होगा जिस तरह से माइग्रेंट लेबर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोविड-19 के बाद, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है कि लोग अपने अपने जगह पे, अपने गांव पे रह करके, अपने शहर में रह करके ही कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, राइट। सो दो दे नीड टू कम to migrate to the other state or other cities. Now to promote the self-reliance, it is very important to make farmers self-reliant, और जो locally available resources हैं उसको यूज़ करके, उस एक्सपर्टीज को लेकर के एक नए चैलेंज की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। एंड अगेन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन कंट्री लाइक इंडिया। नाउ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इस टॉपिक पे आज जो न्यूज़ है वो हिंदी में आपको मिल जाएगी, फ्रंट पहली एडिटोरियल है ये। तो इसमें समझेंगे क्या क्या बातें की गई है, कुछ कंसर्न्स जो रिसेंट में कंट्रोवर्सीज रही है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें ये बातें की गई है कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, ये मेरिट प्रमोटिंग नहीं है। इसमें बहुत सारी विवाद हुई है, सुप्रीम कोर्ट में PIL भी फाइल की गई थी। तो एंड बेसिकली लोगों का कहना है, एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि जो नीट है
वो डिस्ट्रेस करती है रूरल स्टूडेंट को, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और जो मेडिकल एस्पिरेशंस रखते हैं, उनमें काफ़ी भेदभाव करती है। क्योंकि हो क्या रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक अलग तरह से बढ़ रही है। मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ द डेमोक्रेसी। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लेकर के जो सीएमसी वेल्लोर में बातें हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो एक मैंडेटरी एडमिशन है, एंड ऑल द मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैव द राइट टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बट उनको लेना है, एंड दिस इज नॉट एमेनेबल टू द रेगुलेशन, राइट। सो सीएमसी वेल्लोर ने किया था कि भाई हमारा, और बेसिकली एक स्पेशली एसटीज़ के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोशंस दी जाती है। तो एससी ने इस चीज़ को खारिज करते हुए बताया कि दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी राइट, जो राइट टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके प्रीलिम्स में पॉलिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप आर्टिकल देख करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा आर्टिकल माइनॉरिटी राइट के जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करता है। तो बात करें स्टूडेंट डिसएडवांटेज की, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्टूडेंट के साथ जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि जो पुअर, जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, जिनकी एजुकेशन वर्नाकुलर मीडियम में हुई है, उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इस चेंज पैटर्न के साथ। एंड देयर इज अ लास्ट केस ऑफ द सिलेबस पैटर्न की देखें, जो सीबीएसई का जो जिस तरह का स्टैंडर्ड है और जो स्टेट बोर्ड की जो एजुकेशन है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। और जो इंपॉर्टेंट कंसर्न बताई गई है कि नीट इज एन असॉल्ट टू द ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, जो हायर एजुकेशन में बेसिकली प्राइवेट अनफंडेड लोग काफ़ी आ रहे हैं, राइट। तो एक रेगुलेशन की ज़रूरत है, और स्टेट गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि ये पावर लेना चाहते हैं अपने मेडिकल कॉलेज में टू फंड देम, राइट। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न मैंने आपको बताया था कि जो डीरेगुलेशन होने के बाद जो जिस तरह से पैटर्न चेंज हुई है, वहाँ पे हार्श रियलिटी ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, दे आर मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। और जो मार्जिनाइज, जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, वो उतने पैसे अफोर्ड करके कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, एंड अल्टीमेटली द बेनिफिट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, राइट। तो सिमिलरली ये ज़रूरी है कि चीज़ों को रेगुलेट किया जाए, एंड राइट टू अनेक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में काफ़ी प्राइवेट फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट। सो दिस शुड बी अवॉइडेड एंड इट शुड बी रेगुलेटेड, सो दैट हर लोगों का जिसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड ऑफ द पीपल, ऑल सोसाइटी, सारे सोसाइटी से सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो सके, राइट। दिस इज मोर टूवर्ड्स द इलीट सेंट्रिक, दैट इज नीट। वो जो क्रिटिसिज्म है वो उसकी तरफ ज़्यादा है, राइट। ना दूसरे टॉपिक की तरफ, बिहेवियर चेंज ड्यूरिंग द पेंडेमिक। बेसिकली अगर इस पे जो न्यूज़ आज के रिपोर्टेड है, ये एडिटोरियल है आपके न्यूज़पेपर में, मेन टॉपिक फॉर दिस इज बिहेवियर चेंज ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ना रिकमेंडेशन है कि बिहेवियर चेंज टू फाइट द कोविड-19, किस तरह से बिहेवियर चेंज किया जाए कि कोविड-19 से के जो इन्फेक्शंस हैं उसके आगे से हम लड़ाई कर सकें, राइट। बिकॉज जिस तरह से जो कर्व है, अगर आप देखोगे, वो काफ़ी ज़्यादा डेटोरेट करते हुए फिर बढ़ रही है, एंड अगेन इट इज़ टेकिंग अ टोल, राइट। सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ क्लेरिफाई नहीं किया है। तो public health, safety and environment concern are some of the important things that need to be taken care of when it come to the social marketing। और सोशल मार्केटिंग का काफ़ी यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। सोशल मार्केटिंग से मैं ये सोशल मीडिया के बारे में भी कहना चाह रहा हूँ, जहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा सकता है, राइट। एंड कोविड-19 कर्व माइट हैव फ्लैटेंड, बट देयर विल बी अ ग्रेटर रिस्क फॉर बीइंग इन्फेक्टेड, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में, चाहे गोवा हो, केरला हो, तमिलनाडु है, जहाँ पे ऑलरेडी कर्व काफ़ी नीचे हुए थे, अभी वहाँ पे सर्च देखा जा रहा है, राइट। Now, the COVID-19 is again restoring the economy requires a good policy and medical advice is required। तो हमें ज़रूरत है कि लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए। दे शुड बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एडवाइजेज, कुछ डिजिटल माध्यम से या कुछ यूट्यूब चैनल से या गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल चैनल से मेडिकल एडवाइस लोगों को दिया जा सकता है। और इकोनॉमिक सर्वे की स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगा, दिस इज फॉर दिस प्रेजेंट 2019 इकोनॉमिक सर्वे। तो यहाँ पे ये बातें की गई थी कि जो बिहेवियर चेंज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो बिहेवियर चेंज का जो इम्पैक्ट था वो स्वच्छ भारत, उज्ज्वला मिशन में काफ़ी अच्छे तरह से देखने को मिला है। सो दे हैव पिच्ड दैट देयर शुड बी अ बिहेवियर चेंज इन एवरी एस्पेक्ट पॉसिबल। तो अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हेल्थ सेक्टर के लिए, राइट। नाउ अगर इसमें एक मॉडल की मैं बात करूं जो इस एडिटोरियल में पे डिस्कस्ड है, हेल्थ बिलीफ मॉडल के बारे में, राइट। तो ये सजेस्ट करती है कि किस तरह से बिहेवियर चेंज होना चाहिए और एक डिज़ायर की जानी चाहिए ताकि जो बीमारी है उसको अवॉइड किया जा सके। तो दो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट बताए गए हैं। सो फर्स्ट इज
परसीव्ड अगर बेनिफिट्स की बात करें तो जो इफेक्टिवनेस कैसी होनी चाहिए, नो द एफर्ट्स दैट नीड टू बी अवेलेबल टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ द डिजीज। पहले ये तो कोशिश की जानी चाहिए कि जो जो थ्रेट है उसको कम किया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोई ऐसा काम ना किया जाए कि जहाँ इन्फेक्शन का लेवल बढ़े। एंड सेकेंड इज द परसीव्ड बैरियर, दैट इज अ परफॉर्मिंग एंड रिकमेंडेड हेल्थ एक्शन। अगर किसी को कुछ, अगर कोई आइडेंटिफाई होते हैं, अगर किसी को इन्फेक्शन है या कोई इस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कोई लोग पकड़े जाते हैं, तो दे शुड बी होम क्वारंटीन एंड दे शुड बी क्विकली रीचिंग टू द टेस्ट सेंटर कि एग्जैक्टली उनको कोविड-19 है या नहीं, right? So well crafted social marketing and campaigning would be very important to overcome the COVID-19 crisis. And government must build the policy, science and efforts to save the life and local people in the global economics back on track. तो साथ के साथ जो अभी 17th ऑफ मई के बाद जो चीज़ें मिलेगी, कल के बाद जिस तरह से लॉकडाउन में कुछ चीज़ों को नो सरकार ने कहा है कि दे विल गिविंग अ ईज डाउन ऑर्डर, कुछ चीज़ों पे ढिलाई दी जाएगी, तो वो देखना होगा किस तरह से कितना ईज डाउन किया जाता है, कितनी रिस्ट्रिक्शन हटाई जाती है। दिस वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो छोटे सेक्टर हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। Now coming to the other important topic, that is aviation sector crisis. This is one of the important topic. So यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन एविएशन सेक्टर सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट है कोविड-19 के क्राइसिस से। और अगर ITA जो रेगुलेट करती है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, उनके मुताबिक इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट इन द वर्ल्ड, 4th ईयर इन अ रो। पिछले 4 साल से लगातार इंडिया के जो फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक शेयर्स हैं। अगर इंडियन एविएशन सेक्टर की बात करें तो ये GDP में ऑलमोस्ट $72 बिलियन कंट्रीब्यूट करती है, राइट? और इंडिया रिकॉर्ड में अगर बात करें परसेंटेज में, तो इन टर्म्स ऑफ पूरा शेयर्स में, वर्ल्ड के पूरे शेयर्स में, पैसेंजर शेयर्स में 18.6% पर एनम की कंट्रीब्यूशन है और चाइना का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 11.6% है। तो आप देख सकते हो वी आर 7% अहेड ऑफ चाइना, राइट? नो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं यहाँ पे एविएशन सेक्टर से रिलेटेड। बेसिकली अगर मैं एविएशन सेक्टर की बात करूँ तो पैसेंजर ट्रैफिक की अगर बात करें तो 11% का जो इंडिया की जो सेक्टर्स हैं एविएशन सेक्टर, वो 11% कंट्रीब्यूट करती है पैसेंजर ट्रैफिक को। ना अगर फॉरेन टूरिस्ट ऑन अराइवल की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ 15.9% है। टोटल फ्रीट टैरिफ जो MMT के हिसाब से जिसको कैलकुलेट की जाती है, दैट इज़ 3.6, और डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट मूवमेंट ग्रोथ है वो 14.4% है। सो दीज डेटा इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिमेंबर नहीं कर पाएँ तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, दिस कंपोनेंट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? और अगर सेम ITA की रिपोर्ट के मुताबिक चलें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो 2.3 लाख 2 के आसपास जो जॉब्स हैं वो काफ़ी रिस्क पे, और लगभग 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको अपने जॉब का नुकसान हो सकता है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। और बहुत लोगों को अभी भी एविएशन सेक्टर में जो फील्ड में जो ऑफिसर्स हैं या फील्ड के जो वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड स्टाफ्स हैं, उनको अभी मना कर दिया गया है। दे हैव बीन गिवन द रेजिग्नेशन लेटर वाया मेल एंड दे हैव आस्क्ड कि जब सिचुएशन नॉर्मल होगी देन दे वुड आस्क टू रीजॉइन इट, राइट? फॉर टाइम बिंग दे आर सस्पेंडेड, दे आर नो मोर द एम्प्लॉय ऑफ द एनी ऑफ द एविएशन सेक्टर्स, राइट? सो ये सारी बातें हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है? दिस सेक्टर नीड्स अ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जिस तरह से गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपीस स्पेशल पैकेज दिया है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो एविएशन सेक्टर है उसके लिए भी कुछ रिलीफ पैकेज दिया जाए। और सेक्टर स्पेसिफिक पैकेज की बात की गई है, जो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस है, जो वर्स्ट हिट है इस बार के क्राइसिस से, उसको कुछ रिवाइव किया जा सके, राइट? ना इसी पे एक मेंस के क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो हमने 5 टॉपिक डिस्कस किए, तो आज का जो क्वेश्चन है वो कॉन्टैक्ट फार्मिंग पे है। तो आपको बताना है व्हाट इज कॉन्टैक्ट फार्मिंग, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बेनिफिट्स फार्मिंग टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट योर आंसर एंड सेंड अस दैट आंसर इन द व्हाट्सएप नंबर। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी। अपने PDF फॉर्मेट बना करके हमें आंसर भेजें, विल करेक्ट एंड रीसेंड इट टू यू, राइट? नाउ कमिंग टू द MCQs। सो कल के जो आंसर हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। कल का जो फर्स्ट क्वेश्चन की जो आंसर है दैट इज C, एंड टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन द आंसर इज B। मैंने पूछा था आपसे कि जो त्रिभंगा ओडिसी डांस है बेसिकली उसके बारे में, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है, और बेसिकली इसमें आंसर B है। तो ओडिसी डांस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ नोन एज द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। और जो नाट्य शास्त्र है दैट स्पीक्स अबाउट द रीजन रेफर्स टू द basically called as Ora Mangadi, right? And it is characterized by the bhangars that is called stances. और जो common bhangars है that is bhanga, abhanga, aptibhanga और tribhanga, right?
सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे अगर और भी कोई भी रिलेटेड सवाल हो तो उसको आप आंसर कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने आज के एमसीक्यूज की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन ऑफ हिस्ट्री। तो आपको बताना है फाइन अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, हर्षवर्धना, चंद्रगुप्ता, देवराया और रुद्र रामदेवी, राइट। तो कौन सा करेक्ट आंसर है वो आप हमें बता सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर जाएं और हमें कमेंट करके अपने जो करेक्ट आंसर है वो बताएं। Now the second is from the static portion of Indian economy. The input tax credit recently seen in news is associated with which of the following? किससे ये related है आपको बताना है। Tax credit given to small vendors due to COVID-19 lockdown. Tax credit given to input purchase and export oriented companies. Claiming the credit on the GST paid on the purchases of goods and services, or none of the above, right? सो ये इकोनॉमिक कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में भी पूछी जा सकती है, राइट। सो डू पार्टिसिपेट, राइट टू करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट एक तरह से आपकी जो प्रैक्टिस है एमसीक्यूज की वो होते रहे, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर द डे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन मिल जाएगा, सो डू सब्सक्राइब इट। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।